फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 करने वाले हैं। टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दे रखा है दोस्तों। वॉल्यूम 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 लगा रखे हैं हम लोगों ने, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट खोलिए और बहुत सारे पब्लिकेशन का हमने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, वहाँ पर जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब इस का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। चलिए चलते हैं सीधे बिना देरी किए प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके अगर नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक सरकार में पूछ रहा है कि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए जो उत्तरदायी होता है, आपको किसके प्रति मतलब उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट करते चलिएगा कि सरकार के 3 पॉइंट होते हैं। पहले पॉइंट में आता है आपको विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है, ये भी आपको पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को कवर करते चलूँगा मैं, तो ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। आप लोग चलते हैं सीधे, देखिएगा 2 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिकार है जो कि केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ये जो है आपको ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है ये अधिकार, ऑथोरिटी। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि राज्य जो है संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। कौन सा, बहुलवाद, समाजवाद, फासीवाद या मार्क्सवाद। 3 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद जो है कि आपको राज्यों का संघ है, ये आपको राजनीतिक विचारधारा के वक्तव्य का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं। आपको पटना उच्च न्यायालय जो आपको हाई कोर्ट है, इसको साथ साथ ध्यान दीजिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितने पद सृजित हैं। तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, 53। कितना है आपको इसको याद रखना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा, 53 आपको है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पटना में आपकी वर्तमान में आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो के विनोद चंद्रन, इनका भी नाम याद रखेंगे आप लोग, के विनोद चंद्रन, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे हम लोग कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो विस्तार किया जा सकता है, 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न को जो भी पढ़िएगा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि देखिएगा आप लोग, बहुत सारे लोग हड़बड़ा के मार देता है कि कौन सा प्रश्न सुमेलित है या इस तरह का, तो नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है। नहीं यानी कि असत्य के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 6 का यहाँ पर देखिएगा, जॉन रस्किन अनटू द लास्ट, ये आपका सही है। यहाँ पर जियोवन्नी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी इनका सही है। पामर एंड जर्किन्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा ये आपको नहीं है, युग्म गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत के बारे में पहचान करना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं, राम मनोहर लोहिया। कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है, यहाँ पूछ रहा है 7 नंबर में। तो 7 का देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये आपको नहीं है। अदरवाइज आपको लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सुदृढ़ न्यायपालिका, ये तीनों आपको आता है किसमें, संघीय व्यवस्था में आता है। लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है ये आपको नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं पूछा जा रहा है। यहाँ पर राज्य विधान परिषद के सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो 8 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिएगा जो उद्योगपति होते हैं इस श्रेणी से आपको नहीं चुना जाता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। स्थानीय निकायों का पंचायतों के सदस्य ये आपको होते हैं, शिक्षक भी चुने जाते हैं, स्नातक भी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति जो होते हैं वे नहीं चुने जाते हैं। इनका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो दक्षिणापथ के शासकों की संख्या आपको 12 बताई है। कितनी बताई है? 12 बताई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस, देखिए मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस अगर बोलेगा दोनों एक ही है। बैठने वाला अंतिम शासक उस पर कौन था? जो तख्ते ताउस पर अंतिम शासक कौन सा बैठा था इनमें से? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय या जहांदार शाह? तो देखिएगा आपको यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह जो थे ये आपको तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह का जो शासन है ये 1719 से 1748 तक इन्होंने शासन किया था, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर यहाँ से प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पे गलत की पहचान करना है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग चारों ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। 11 नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्या ये सही है? ये आपका देखिए गलत है, आपका यही गलत है। असहयोग आंदोलन के संबंध में पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, नहीं ये गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगस्त 1920 में आपको ये शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और वर्ष 1922 में समाप्त किया गया था, ये भी सही है। आपको चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद आपको ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर देखिए सी भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर यहाँ से, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर अशोक के संबंध में पूछ रहा है। तो 12 का हम लोग देखेंगे क्या है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये बिल्कुल सही है। अभिलेख के द्वारा उन्होंने जनता के बीच में अपना जो भी संदेश पहुंचाने का कार्य किया था उन्होंने। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, तो दो आपको यहाँ पर नहीं है, ज़्यादातर खरोष्ठी लिपि में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल आपको ये सही है कि एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है अशोक ने। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, 1 और 3 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कुषाणों की दूसरी राजधानी इनमें से कौन सी रही है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, मथुरा। मथुरा जो है कि कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक देखिएगा कुजुल कटफिसेस था, ये भी ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। और कनिष्क जो है कि कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, कौन? कनिष्क। इनका नाम याद रखेंगे, कुषाण वंश से इनका पूछा जाता है प्रश्न। तो पहली राजधानी क्या थी? अगर पहली राजधानी पूछ देता है इससे तो पुरुषपुर या पेशावर यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है, पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर नाम याद रखना है। पहली राजधानी थी कुषाण वंश की, लेकिन दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, गुरु नानक। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। 15 नंबर प्रश्न है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत के बारे में पहचान करना है, असत्य को चुनना है। यहाँ पर अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, ये आपको पहला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना
हुई थी, ये बिल्कुल सही है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन सही है, अदरवाइज ये आपको ए नंबर गलत है, तो यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत की पहचान करना था। अब बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, ये भी जान लीजिए, तो हसन गंगू ने किया था, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, ये कौन से साल में लिखा गया था। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1909 में लिखा गया था। कब? 1909 में। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज है, 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था इसमें कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ठीक है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, इन्होंने ये कहा था इस पुस्तक में इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1909 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है, आपको मुगल काल का पूछ रहा है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी देखिए आपका राइट हो जाएगा। खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, डेट वाइज आप लोग डेट इसका याद रहना चाहिए, तभी आपको इस तरह का प्रश्न हल कर पाएंगे आप लोग। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। कब? 1529 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था आपको जाकर 1539 में, इसको याद रखना है आपको। चौसा का युद्ध कन्नौज का 40 में हुआ था। एक कन्नौज का भी युद्ध जो है पूछा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 और सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये आपको हुआ था 1658 में। क्या हुआ था ये हुआ था आपको 1658 में। इस सबको याद रखना है, ये आपको डेट याद रखेगा तभी इस प्रकार का प्रश्न को हल कर पाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ध्यान दीजिएगा, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो थे भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जून 1948 तक। कब? जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित घटनाओं को इसको भी आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सजाना है। तो इसके लिए भी डेट आपको याद रहना चाहिए। देखिएगा, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। 19 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा चंपारण सत्याग्रह। लोग तो सभी लोग जानते हैं 1917 ईस्वी में। ठीक है, लगभग सभी लोग जानते हैं 1917। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, अगस्त 1920 में, अगस्त 1920। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल कब हुआ था, ये आपको 1918 में, मार्च 1918 में हुआ था, मार्च 1918। इसको देखिएगा, सभी डेट को याद रखना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था, ये आपको 22 मार्च 1918 का हुआ था। आइए आपको फरवरी याद रखिएगा, फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च, एक छोटा डेट के साथ याद रखिएगा, 22 मार्च 1918। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखिएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहले आपको आ जाएगा 3। ठीक है, डी देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 पहले आ जाएगा, फिर 2, फिर उसके बाद 4, फिर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर के। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी का भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न ये सब पूछा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में जो प्रारंभ किए गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे तीसरे सत्याग्रही, पहले, दूसरे, तीसरे। तो 20 का देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भी आई इसको लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीसरे सत्याग्रही थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रही के रूप में किन्हें चुना था, तो विनोबा भावे आपको पहले थे 1 नंबर में, याद रखिएगा। जवाहरलाल इसमें आपको दूसरे सत्याग्रही थे और तीसरे नंबर पे थे आपको ब्रह्मदत्त। इसको याद रखना है, तीनों याद रखना है नाम। तीनों का बारी बारी से प्रश्न इस तरह से आपको घुमा घुमा के पूछता है लोग, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान रखेंगे। भी इसको लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है कि श्यानता की इकाई क्या है। श्यानता की इकाई क्या है, तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉइजलिन।
प्वाइज, डेकाप्वाइज या प्वाइजली होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है 22 नंबर, यहाँ से प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है। ध्यान दीजिएगा, किसका एसआई मात्रक एक समान है। आपको कोई भी दो इसमें से आपको पेयर बनाना है जिसका एसआई मात्रक सेम होना चाहिए। संवेग बल या कार्य ऊर्जा, बल दूरी या बल दाब, किसका होता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, कार्य और ऊर्जा का जो है आपको सेम होता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोनों का जूल होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ ध्यान देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर अब 23 नंबर के, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है आपको किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से जब उष्मा ऊर्जा में आपको जो होता है ये आपको ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है इसमें। अगला प्रश्न है 25 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। क्या इनमें से आपको जो है जो कि रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। अल्फा क्षय, डेल्टा क्षय या गामा क्षय या बीटा क्षय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा क्षय। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों होता है, अल्फा बीटा और गामा तीनों होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से 26 नंबर यहाँ पर कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है इनमें से। मेंढक, केंचुआ, सर्प, मोर। 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंचुआ जो है कि आपको लाल रक्त कणिका विहीन आपको जंतु है इनमें से। ठीक है, बाकी अदरवाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेंढक हो गया, सांप हो गया, मोर हो गया, इन सब में कणिका विहीन आरबीसी जो है कि पाया जाता है, लेकिन केंचुआ में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो 27 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि हमारे तारे जो है कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इनको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। अगला प्रश्न है 28 नंबर के, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी। प्रकाश की जो गति है, स्पीड जो है आपको निम्नलिखित में से किस माध्यम में, कौन से माध्यम में आपको न्यूनतम होगी यानी कि कम होगी। जल, निर्वात में, वायु में या कांच में आपको क्या हो जाएगा। आपको 28 का देखिएगा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच यानी कि शीशा में जो है आपको न्यूनतम होती है माध्यम, उसके प्रकाश की जो गति होती है कांच में आपको। यहाँ पर अगर पूछ देगा कि प्रकाश की जो गति है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगर वहीं आपको जल में पूछ लेगा दोस्तों, तो जल का भी याद रखिएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु का अगर पूछता है तो वायु का भी याद रखेंगे हम लोग। और कांच का देखिए, ध्यान दीजिएगा, कांच का भी जो पूछ रहा है सबसे कम इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में से कौन सा आबंध होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही आपको आबंध होता है इसमें नाइट्रोजन गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, कौन से सिद्धांत पर। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आपको आधारित होता है। जैसे सूरज के बारे में भी अगर पूछ देगा, सूर्य भी, तो यह भी आपको नाभिकीय संलयन ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन बम, और वहीं आपको परमाणु बम पूछ देता है तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से 31 नंबर के, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर 3 गलत हैं, 1 सही है इनमें से। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा इनमें से सत्य है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। इनमें से कोई नहीं, देखिएगा इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना कहते हैं किसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। 32 का ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अनबुझा चूना ये कहलाता है।
और दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। ये जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपको बुझा हुआ चूना या तो आपको दूधिया चूना कहा जाए तो इसका सूत्र होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ध्यान में रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए तो 33 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल का हम लोग उपयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। किसके संचयन के कारण जो होता है पेशियों में जो थकान जो होता है, थकान वो आपको किसके कारण होता है। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण जो होता है पेशियों में थकान महसूस होता है। जब भी आप लोग जैसे कि हम लोग रनिंग करते हैं या दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, तो जो पैर में जो होता है थकान, जो दर्द होने लगता है, तो वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है यानी कि फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। काफ़ी आपको चर्चित प्रश्न है, आपको ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और वहाँ पर यहीं आपको एल्कीन पूछ देगा दोस्तों, तो CnH2n होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन अगर पूछ देगा तो -2 सिर्फ लगा देना है। CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र होता है। तीनों का आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन का ये होता है आपको CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 37 नंबर यहाँ से कि सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। सर्वप्रथम जो है सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंडल ने किया था। किसके, ध्यान दीजिएगा, कौन से पौधे पर, तो मटर के पौधे पर किया था। इसको भी याद रखना है। ठीक है, मटर के पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 38 नंबर के पैलिया वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। जंतु, जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी जिसको कहते हैं हम, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंतर्गत जो है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, वातक तंत्र यानी कि ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित स्तंभ जो है इनमें से कौन सा है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलू जो है कि आपको रूपांतरित स्तंभ है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर यहाँ से कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन सा आता है। तो डी हो जाएगा आपको ये हरित पादप जो है कि आपको प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है। तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको टायरोसिन। कौन सा हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा आपको यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, डीएनए में देखिएगा आपको ये जो अम्ल बनाते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और टायरोसिन होता है। ये आपको टायरोसिन जो यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको तीनों ही इसी का भाग है, तो ये आपको नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर देखेंगे कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है। 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो कि खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो 44 का आपको कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि विटामिन सी जो है कि हमारे शरीर में चर्म को स्वस्थ रखता है और इसमें आपको
खट्टे फल यानी कि साइट्रस इस पे पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछ देगा तो रेटिनल होता है, बी का आपको होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, सी का हो जाएगा आपको कैल्सीफेरोल और डी का हो जाएगा आपको सी का आपको एस्कॉर्बिक एसिड होता है और डी का होता है कैल्सीफेरॉल। इसको ध्यान में रखेंगे चारों का नाम। अगला प्रश्न है कि आपको 45 नंबर यहाँ पर कि निम्नलिखित रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर की होता है, इनमें से कौन सा होता है ब्लड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ जो होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा यहाँ से। और ए बी जो होता है कि आपको सार्वत्रिक आपको एक्सेप्टर होता है आपको, ठीक है, सर्वग्राही इसको कहा जाता है ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश नेहिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। कौन सा देश है जो कि नेहिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किर्गिस्तान ने आपको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है नेहिम तेंदुए को। अगला प्रश्न है 47 नंबर की गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है। 2024 का जो आपको गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसको हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, वहीं आपको 26 जनवरी को ये मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे रिपब्लिक डे। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो कि अवार्ड मिला है किसको मिला है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा को मिला है। 48 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है। सबसे स्वच्छ पुरस्कार, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इंदौर एवं सूरत को दिया गया है। किसको, इंदौर और सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जयदीप मुखर्जी हैं। कौन है, जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोर्ट के लेखक के। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सलमान रुश्दी का यहाँ पे एक बुक आता है विक्ट्री सिटी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। शशि थरूर का आपको आ जाता है अम्बेडकर ए लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर यहाँ से, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में जो होने वाला है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, किसके द्वारा। 50 का सी हो जाएगा दोस्तों, इटली करेगा। कौन करेगा, इटली। अगला प्रश्न है यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग के 51 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है। चंदूबी महोत्सव, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, असम यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंदूबी महोत्सव असम में मनाया जाता है। वहीं देखिएगा मणिपुर का अगर पूछ देगा तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया है आपको, और असम में आपको चंदूबी। और नागालैंड का अगर पूछेगा तो नागालैंड का याद रखेंगे आप लोग, हॉर्नबिल, जो कि काफ़ी फेमस है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में तोराग्या, ठीक है, तोराग्या, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है कितने सांसदों को, लोकसभा के सांसद को। 52 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, 5 सांसदों को चुना गया है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से वो 5 सांसद कौन कौन से हैं देखिएगा, भाजपा पार्टी से एक हैं सुकांत मजूमदार, और शिवसेना पार्टी से आपको एक हो जाएंगे श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा से एक और हैं सुधीर गुप्ता, और एनसीपी से है राम सिंह कोल्हे, और कांग्रेस से हैं कुलदीप राय शर्मा। इन पाँचों लोग हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। योग्यश्री पहल कौन से राज्य सरकार के द्वारा SC/ST छात्रों के लिए किया गया है। 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने किया है। कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल ने किया है। क्या है, योग्यश्री पहल एक योजना है, ठीक है, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 54 नंबर, यहाँ से देखेंगे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर मंजूरी प्रदान की है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर मंजूरी प्रदान किया है। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। यहाँ से राइट आंसर आपका इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा आपको राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ से आपको, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है। अन्नामलाई जो है कि इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ। 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अन्यमोदी, ठीक है, अन्यमोदी की अगर ऊंचाई पूछ देगा दोस्तों तो 2696 याद रखिएगा अन्यमोदी। और दोदा बेटा की ऊंचाई हो जाएगा आपको 2637 मीटर में याद रखिएगा आपको, ठीक है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची जो चोटी है आपको अन्यमोदी है, 2696 मीटर है, 2696। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का तो 57 का ही हो जाएगा, राजस्थान में आपको सबसे बड़ा आपको तांबा का आपको ये है भंडार है आपको।
और जबकि उत्पादन के मामले में जो है कि मध्य प्रदेश दूसरे राज्य में आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 58 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है, ठीक है, लैंडलॉक देश है, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको। तो ए हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि लाओस और अफगानिस्तान ये दोनों आपको लैंडलॉक देश है, यानी कि भू आवेष्टित देश वह है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये देश चारों ओर से अन्य देशों से ही भौगोलिक सीमाओं से घिरा रहता है आपको। तो ये जैसे कि आपको हो जाएगा, यही आपको लैंडलॉक देश पूछ रहा है, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में से इसका भाग है। तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, डी हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, साझा नहीं करता है। तो इसका देखिएगा एक ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिएगा ममी आना, यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है, ममी आना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। तो देखिएगा मणिपुर इसमें आ जा रहा है दोस्तों, मी से मिजोरम है, आपको मिजोरम भी आ जा रहा है, आ से अरुणाचल प्रदेश भी आ जा रहा है, ना से नागालैंड नहीं है, देखिएगा सिक्किम यहाँ ऑप्शन दे रहा है तो नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, यही नहीं है। एक होता है आपको नागालैंड, यानी कि म्यांमार से सीमा आपको साझा करता है ये 4 राज्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है। देखिए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार आप लोग पकड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान का ही आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको स्टेट है, तो और अदरवाइज तीनों में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको फर्स्ट ही पकड़ के आप लोग सही मार सकते हैं। आप लोग काफ़ी इजी प्रश्न है। ए हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का आपको आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक कायंत्री चट्टान नहीं है। इनमें से कायंत्री चट्टान इनमें से कौन सा नहीं है, नीस, शिस्ट, ग्रेफाइट या बेसाल्ट। 62 का देखिएगा डी हो जाएगा, बेसाल्ट जो है आपको इनमें से कायंत्री चट्टान नहीं है। नीस हो जाएगा, शिस्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट, ये तीनों आपको कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 63 नंबर के भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इजी भी प्रश्न हैं। 63 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैकमोहन रेखा जो है आपको भारत और चीन के बीच जो है कि सीमा साझा करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बॉर्डर जो मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। वहीं आपको देखिएगा रेड क्लिफ रेखा अगर की बात की जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको भी ध्यान रखेंगे। डुरंट रेखा के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो ये आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच साझा करता है ये रेखा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग। इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर पूछता है दोस्तों तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गाँव है, या भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। कोई ये आपको कोई रेखा नहीं है, कोई 2 देशों के बीच के जो सीमा साझा करता है, ये आपको दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 64 का डी हो जाएगा दोस्तों, सातवीं जो 7वां पंचवर्षीय योजना जो चला था उसी में आपको जवाहर रोजगार योजना चलाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर डेट पूछ देगा दोस्तों याद रखिएगा 1985 से 90, कब 1985 से 90 के बीच चला था ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसको भी याद रखिएगा साथ साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर यहाँ से कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है आपको 29 अगस्त, ठीक है। 65 का देखिएगा डी हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, खिलाड़ी थे आपके हॉकी के जादूगर के नाम से भी नहीं जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में कौन सी, लिम्बू, वासी, रियांग या मिकिर। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। 66 का देखिएगा लिम्बू जो है आपको 66 का ए हो जाएगा, लिम्बू, ठीक है, लिम्बू जो है आपको सिक्किम में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। रियांग ये जनजाति जो है कि ये कहाँ पाया जाता है, रियांग आपको त्रिपुरा के ये जनजाति है, ठीक है। वासी वहीं पूछ देगा तो वासी आपको ये लक्षद्वीप में पाया जाता है, वासी, ठीक है। मिकिर अगर पूछ देगा ये आपको नागालैंड में पाया जाता है, तो सिक्किम का क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, ये लिम्बू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। 2001 से 11 के मध्य, तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 17.70% हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर की रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली
की प्रसिद्ध कलाकार थी, ठीक थी हैं, अब ये नहीं रही दुनिया में, थी, ठीक है। 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको भरतनाट्यम की थी ये, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको चंडीगढ़ में पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पर सूची वाला भी देखिएगा प्रश्न देता है एग्जामिनेशन में कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर राज्य कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको देखिएगा। सिमलीपाल काफ़ी इजी है, ये आपको उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहांग दिबांग यानी कि दिबांग घाटी आपको कहाँ है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ पड़ता है, ये आपको मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान सभी लोग आप लोग जानते होंगे हिमाचल प्रदेश से पड़ेगा। तो इस तरह से आपको राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा यहाँ से आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 71 नंबर के वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कौन से साल में पारित किया गया था, 71 का सी हो जाएगा दोस्तों, 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, O3 यानी कि इसको ओजोन, ओजोन का ये सूत्र है O3, इसको ध्यान में रखिएगा। ओजोन को जो है कि आपको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। अगला प्रश्न है 73 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लंदन में है। कहाँ है, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय इसका लंदन में है। इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ध्यान देगा दोस्तों, यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है आपको लंदन में है, लेकिन अगर पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का आपको जो गठन कहाँ किया गया था, तो जेनेवा याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 1948 में इसका स्थापना किया गया, गठन किया गया था 1948 में आपको जेनेवा में, लेकिन इसका मुख्यालय है आपको जाकर के लंदन में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, दक्षिण अमेरिका में। 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपास, ठीक है, पंपास हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। वहीं अगर प्रेरी के बारे में पूछ लेता है दोस्तों, तो प्रेरी आपको ये उत्तरी अमेरिका के ये घास के मैदान है। वेल्ड अगर पूछता है दोस्तों, वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका की है। स्टेपीज आपको मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पड़ता है, ये आपको स्टेपीज है। अगला प्रश्न है 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में। 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चीन यहाँ से आपको सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा रेशम का, देश में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।